नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी विथ लक्ष्य अकेडमी। मैं हूं प्रियंवदा। आज के इस वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट है कि बिहार के पटना में बन रहा है देश का पहला बापू टावर। और इसकी खासियत यह होगी कि इस बापू टावर में बापू से रिलेटेड यानी महात्मा गांधी से संबंधित सभी ऐतिहासिक चीज़ें एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। लेते हैं दूसरा पॉइंट, क्योंकि इसमें इतना ही हमारे लिए उपयोगी है। यहाँ पे डिटेल तो बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट से इतना ही उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार के सुपौल ज़िले में डगमरा जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की जाएगी, जिसकी मंजूरी हाल ही में कैबिनेट से मिली है और इसकी लागत होगी 2400 करोड़ रुपए और यह बनाई जाएगी कोसी नदी पर। तो बिहार कैबिनेट से सुपौल जिले के डगमरा में कोसी नदी पर 130 मेगावाट की डगमरा जल विद्युत परियोजना के लिए हरी झंडी मिल गई है। इतना ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। लेते हैं अगला पॉइंट। हाल ही में नीति आयोग ने एसडीजी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बिहार को सबसे नीचे का स्थान मिला है हमेशा की तरह। और इस रिपोर्ट से बिहार को बड़ा झटका लगा है हमेशा की तरह। एक नंबर पे केरल है जिसे 75 मार्क्स मिले हैं और अंतिम स्थान है बिहार का जिसे 52 मार्क्स मिले हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि एसडीजी रिपोर्ट कौन जारी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुल फॉर्म होता है एसडीजी का और यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें केरल को पहला स्थान मिला है और बिहार को अंतिम स्थान मिला है। मार्क्स हैं केरल के 75 और बिहार के 52। अगला पॉइंट है बिहार के सभी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के लिए 33% सीटों को रिजर्व करने की घोषणा हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा की गई। तो बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व रहेंगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा 5 जून से 9 अगस्त के बीच 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने सरकारी आवास पर उन्होंने महोगनी का पौधा लगाकर इस 5 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य की शुरुआत की। आइए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं और प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है? और सही जवाब है 15%। झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार का हरितावरण 9% रह गया था। 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। कब की गई? 2012 में। 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत हुई। पृथ्वी दिवस 9 अगस्त 2020 तक 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाए जाने थे, जबकि राज्य में 3 करोड़ 47 लाख पौधे लगाए गए। अब राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है। 17% हरित आवरण हासिल करने के लिए लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। तो कितना है हरित आवरण? 15%। झारखंड से अलग होने के समय कितना था? 9%। ध्यान में रखिएगा। और बिहार में 2012 में बिहार में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया है? और सही जवाब है ताराकिशोर प्रसाद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री के रूप में बिहार से सुशील मोदी शामिल हुआ करते थे। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन अब सुशील मोदी का स्थान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ले ली है। इस ग्रुप का संयोजक केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपालन को बनाया गया है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री के रूप में बिहार के सुशील मोदी शामिल होते थे और सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुशील मोदी ने। और उनकी जगह अब कौन आ गया है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद। और इस ग्रुप का संयोजक केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपालन को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डीएनए यूनिट स्थापित किया जा रहा है? और यह जगह है पटना। गृह विभाग ने पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट के गठन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह बिहार की दूसरी डीएनए यूनिट होगी। नए उपकरणों से लैस नई यूनिट के गठन के बाद लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी और तेजी से डीएनए सैंपल्स की जांच संभव हो पाएगी। डीएनए जांच के सैंपल को डीएन कोल्ड रूम में रखा जाएगा।
इस कोल्ड रूम का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके निर्माण पर करीब 1 करोड़ के खर्च आने का अनुमान है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? और सही जवाब है 5 जून को। 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति इन 2 शब्दों का उच्चारण किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज इन सभी भेदभाव से ऊपर उठकर संकल्प लिया था। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग की तरह फैल गई। इस क्रांति से जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर घर में क्रांति का पर्याय बन गए। तो यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं कि संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। और 5 जून 1974 की विशाल सभा में जेपी ने पहली बार संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आम की कौन सी एक नई प्रजाति विकसित की गई है? और सही जवाब है सबौर मैंगो 2। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत सफल हुई है और उन्होंने आम की एक नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 का विकास किया है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 7 साल की मेहनत के बाद मालदा और आम्रपाली आम की संकर प्रजाति सबौर मैंगो 2 की किस्म का विकास किया है। सबौर मैंगो 2 एक हाइब्रिड है जिसे मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर संजय सहाय, अध्यक्ष बागवानी विभाग बीएससी सबौर के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा डेवलप किया गया है। तो आप बस ये ध्यान में रखिएगा कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर मैंगो 2 आम की एक नई प्रजाति का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गोंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? और यह है पटना विश्वविद्यालय। गंगा किनारे पटना यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी के 200 मीटर की दूरी के अंदर डॉल्फिन सेंटर्स का निर्माण करने की अनुमति दे दी है। रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन की भोजन, नदी के किस जगह पर रहना सुरक्षित है, नदी में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सहायक नदियों में डॉल्फिन कैसे रह रही हैं, कहाँ कहाँ खतरा है, इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च किया जाएगा। अगर देश की किसी नदी में डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है तो उसे रिसर्च सेंटर में लाकर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। तो 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गांगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है पटना विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? और सही जवाब है 4 लाख। तो इतना ही ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 से मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा हाल ही में की गई है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पिछली बार भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि किस फसल की खेती में बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, और यह फसल है मक्का। अमेरिका में विश्व की सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है, लेकिन बिहार के 7 जिलों ने अमेरिका जैसे देश को भी मक्का उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। और ये 7 ज़िले हैं पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में बिहार देश का दूसरा स्थान है, यानी पहले स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है बिहार। 2016 में मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को कृषि क्षेत्र का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया था। और यह प्रश्न पिछले वीपीएससी में पूछा भी गया था कि कृषि कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। तो यह मक्का उत्पादन के लिए दिया गया बिहार को। बिहार के इन क्षेत्रों में मक्का की पैदावार 50 क्विंटल प्रति एकड़ हो गई है, जबकि अमेरिका के इंडियाना में 48 क्विंटल का ही उत्पादन होता है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र को 200 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की घोषणा की गई है? और यह जगह है सिमरिया धाम, बेगूसराय। बिहार के बेगूसराय के पवित्र गंगा घाट सिमरिया धाम को अब विश्व के मानचित्र पर पर्यटकों के रूप में डेवलप किया जाएगा। सिमरिया घाट को एक पर्यटन स्थल के रूप में 200 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाएगा। इसका मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। गंगा घाट को स्वच्छ बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत 200 करोड़ का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इस प्रस्ताव के तहत इस घाट को डेवलप किया जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि किस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये है सिमरिया धाम, बेगूसराय। लेते हैं अगला।
अब आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन देखते हैं। दलाई लामा के नाम पर राज्य में कहाँ ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाया जाएगा, और यह जगह है बोधगया। दूसरा प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की ओर से जारी 57 एयरपोर्ट्स में ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे 2020 में पूर्वी जोन में पहला स्थान किस एयरपोर्ट को मिला है, तो यह है गया एयरपोर्ट। 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, तो यह 44,652 रुपये। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी और एसआई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया जीएसडीपी का कितना फीसदी है, और यह है 31.9%। 15वीं वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का बकाया है 31.9%, जो 2018-19 का है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थोरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन है, तो ये है अनामिका, जो मुजफ्फरपुर की हैं। इनकी कविता है टोकरी में दिग्गज थोरी गाथा 2014, और इसी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाले राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन है, तो ये है हुसैन उल हक। हुसैन उल हक राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया है, और यह है डॉक्टर सोनू कुमार झा, जिन्हें मैथिली भाषा कहानी गस्सा के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, और यह है, देश के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला है, और यह है पटना। 9वां प्रश्न है, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए यह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। 10वां प्रश्न है, मातृवत मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, और यह कार्यक्रम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में सुमन कहा जा रहा है। ये किस लिए है, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। 11वां प्रश्न है, देश के दूसरे केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है, और यह है वीरपुल सुपौल में। देश के दूसरे केंद्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन वीरपुल सुपौल में किया जा रहा है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग के 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का कौन जिला अव्वल रहा, और यह जिला है नवादा। तो हाल ही में जारी नीति आयोग की 112वीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का नवादा जिला पहले स्थान पर रहा। 13वां प्रश्न है, राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, और यह है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह हो गए राज्य के नए मुख्य सचिव, ध्यान में रखिएगा। 14वां प्रश्न है, किनके जन्मदिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया, और यह है नॉन अदर देन नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के जन्मदिवस 1 मार्च को पूरे राज्य में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। 15वां और आखिरी प्रश्न है, पटना हाई कोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, और ये थे शरद अरविंद बोबड़े। तो ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और उनके आंसर। आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे अपने दोस्तों से शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।